तो देखिए हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि टोटल जो वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कब? जब साइक्लिक पाथ हो, क्लोज पाथ हो। किसका? वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्क डन ड्यू टू, ये जो W टोटल है वह वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या, m h हाइट पर गए तो यहां पर वर्क डन जीरो क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं यहां पर वर्क डन निकालता तो वर्क डन आता मेरा A से B के अंदर, है ना, m फोर्स इनटू हाइट। फोर्स को अगर देखता मैं तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा था नीचे की तरफ, तो ये होता माइनस mg। अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो माइनस mgh। और अगर WBA निकालता तो फोर्स इनटू अभी भी हाइट, इसके अंदर वर्क डन और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन और हाइट दोनों नीचे की तरफ, तो उनके सिंबल पॉजिटिव लेते हैं। आपको पता होगा एक्सेलरेशन और मोशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पे आता है माइनस mgh। और यही किस में कन्वर्ट होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी AB। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी टू टेक एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम A हाइट टू B हाइट H हाइट तक, वो माइनस mgh आता है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वर्क डन, क्योंकि मोशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे। यहां से B से A में अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है तो एक्सेलरेशन भी नीचे, मोशन भी नीचे, तो H और G दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, mgh। और अगर टोटल वर्क डन फाइंड करूंगा ड्यू टू ग्रेविटी तो आपके पास आंसर माइनस का mgh प्लस का mgh और आंसर जीरो आता। तो इसमें ये जो फोर्स इन्वॉल्व था mg, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो कोई चेंज नहीं आया A से A पर वापस आने में। पोटेंशियल एनर्जी में देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं क्या, सेम पॉइंट पर आ गए तो, कि भाई पोटेंशियल सेम रहा, है ना, माइनस mgh प्लस mgh इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन जीरो हो गया। वर्क डन ही कन्वर्ट होता है नेसेसरी किसके अंदर, तो हमने ये भी बोला था कि वर्क डन पोटेंशियल से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। तो अगर किसी साइक्लिक पाथ का वर्क डन जीरो हो जाए तो वो किस लॉ को फॉलो कर रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो अगर यहां पे पूछ लिया जाए तो पोटेंशियल फ्रॉम A टू B, इसको लिखा जाता है वर्क डन फ्रॉम A टू B टू मूव द एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एनी चार्ज Q चार्ज को अगर A से B तक मूव करवाया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V A से B में क्या आना चाहिए, WAB। अब ये चेंज इन पोटेंशियल A से B Q में अगर मैं VAA लिख दूं, A से वापस घूम करके आ जाऊं तो वर्क डन फ्रॉम A टू A, क्यों? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया ना, A से A पर जीरो आंसर आ गया, तो VAA जीरो आ गया। तो यार डेल्टा V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड A, VA माइनस VA जीरो आना ही चाहिए था, आ भी रहा है। हर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है, अगर आप एक क्लोज लूप में एक जगह से चल करके सेम जगह पर पहुंच रहे हो, इसलिए क्लोज लूप की वर्डिंग है। क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्लोज लूप ही क्यों, ओपन क्यों नहीं, तो वर्क डन उसमें जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हुआ तो किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई क्लोज लूप। क्लोज लूप एक जगह से चलो उसी जगह पे वापस आना है आप लोगों को। तो क्लोज लूप के अंदर हमेशा डेल्टा V हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपका नेट वर्क डन फॉर अ साइक्लिक पाथ जीरो है। तो इस सिग्निफिकेंस से पता चल रहा है हमें कि W टोटल ड्यूरिंग द क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप जीरो आ रहा है, और W क्लोज लूप जीरो आ जाए तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस को बताता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब होता है कि ये लॉ किसको एक्सप्लेन कर रहा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इतनी कहानी जो मैंने बताई, इसकी ये कंक्लूजन एक लाइन है ना। बहुत सी जगह सिर्फ आपको इतना कुछ भी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट एक बात बोली जाएगी कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जस्ट लाइक
फर्स्ट लॉ वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के एनरॉन भी क्रिएटेड, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे थे, जितना चार्ज इधर से आ रहा था उसी टाइम पे दूसरा चार्ज इधर जा रहा था, तो एक कंटिन्यूएशन के अंदर साइक्लिक पाथ, ये इधर से आ रहा है और ये इधर चल रहा है, सेम टाइमिंग के अंदर पूरा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है, तो हर जगह पे चार्ज का फ्लो सेम बना रहेगा, टोटल जो ट्रांसफर है या चेंज है चार्ज के अंदर वो जीरो बना रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, जितना इधर से दे रहे हैं उतना उधर से मिल रहा है। सो इसी तरह से ये दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कंप्लीटली? देखिए साहब, अब हम अप्लाई करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, और इसके अंदर तो कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। जनरली किरचॉफ्स लॉ उन सर्किट्स के अंदर आप लगा पाएंगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक से ज्यादा जहां पर चीजें चल रही हो, तो ऐसी जगह पर आप लगा पाएंगे। तो मान लीजिए ये एक ले लिया मैंने सर्किट, ए बी सी डी ई एफ, E1 R1 E2 R2, ठीक है। अब इसमें लगाने से पहले कुछ चीजें जो माइंड में रखनी है आपको। पहली चीज, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप करेंगे बाय अप्लाइंग KCL, distribute the current in the circuit, that is ये आपका फर्स्ट स्टेप है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अभी सिर्फ लिख रहा हूं, अभी इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, है ना। सबसे पहला काम जो करना है वो आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करना है अभी वो देखते हैं, ठीक है। फिर जो स्टेप 2 आएगी उसमें आपका काम है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप रहेगी लूप सिलेक्शन। अच्छा, लूप कौन सा? कंपलसरी क्लोज, तो क्लोज लिख ही देता हूं, क्लोज्ड लूप सिलेक्शन। लूप का सिलेक्शन करना है ना, वेदर क्लॉकवाइज और आंटी वाला क्लॉकवाइज। सो वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डजंट मैटर, आपकी इच्छा हो जैसे सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। स्टेप 3, लूप बना लिया, ठीक है। लूप बन गया साहब आपका, आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर दिया, फिर उसके बाद आप लूप बना चुके होंगे। फिर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL and write the equations, ये स्टेप 3, बस 3 स्टेप्स है, ठीक है। अच्छा, कितने इक्वेशन? आप जितने वेरिएबल्स यू आर कंसीडरिंग, नंबर ऑफ इक्वेशंस should be generally, है ना, in general the number of equations should be equals to number of variables। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, मिनिमम रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा भी ले सकते हो लेकिन कम नहीं ले सकते, वेरिएबल जितने सेलेक्ट करें उससे। दीज आर द स्टेप्स व्हिच यू नीड टू फॉलो, ठीक है। ये समझ में आ गई कहानी। अब सबसे पहले देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। बाय अप्लाइंग केसीएल का क्या मतलब है कि भाई जंक्शन रूल को फॉलो करना है। जंक्शन हमें पता होता है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर या कंडक्टर्स मीट कर रहे होते हैं, वो हमारा जंक्शन है। ब्रांच का मतलब हमें पता है 2 जंक्शंस के बीच में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं किसी एक पाथ की को चूज करते हुए, वो एक ब्रांच है, वन ऑफ द ब्रांच। अब इसके अंदर
हमने देखा यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कहां से होगा, सेल्स के थ्रू होगा। करंट कहां से पास होगी, सेल से पास होगी। सेल के अंदर हमेशा करंट कैसे निकालनी, तो अगर कोई एक सिंगल करंट सिंगल सेल चूज कर रहे हो आप, तो सेल का हमेशा पॉजिटिव से ही करंट बाहर निकलती है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट आपका, ठीक। लेकिन अब एक से ज्यादा सेल होते हैं तो उसमें क्या करें, तो उसमें दो तीन तरीके होते हैं आपके पास। या तो आप सभी सेल से करंट पास करवा दो अलग अलग नाम की, जैसे E1 से I1, E2 से I2, तो उसके अंदर फिर ये जनरल कॉन्सेप्ट फॉलो कर लो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं एक सेल से निकालूं, या सर्किट में अगर 3-4 सेल है उनमें से 2 ही सेल से निकालूं, तो फिर आपको KCL को अप्लाई करते हुए करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, पहले मैं बताता हूं आपको, इसके 2-3 मेथड्स बताता हूं, ठीक है। पहले E1 से मैं एक काम कर रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट इस बेस पर दोनों से निकाल रहा हूं। इससे निकाली मैंने करंट I1, पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकालना, हमेशा कोशिश यही करनी। इससे निकाल दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उल्टे आने चालू हो जाएंगे, नेगेटिव आने चालू हो जाएंगे, डजंट मैटर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर कहीं पे भी कैसे भी करो, है ना, यही इसकी खासियत है कि इसके अंदर बस आंसर अज्यूम्ड के अगर आपके रॉन्ग आ रहे हैं तो वो नेगेटिव में आना चालू हो जाएंगे, और आपका अज्यूम्ड पाथ का सिलेक्शन, फ्लो का सिलेक्शन सब कुछ सही है, तो आपके आंसर बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव वे के अंदर ही आपके निकलेंगे। E2 से निकाल दी मैंने करंट I2, करंट जहां जहां से निकाल सकते हैं वहीं से निकालेंगे। तो अभी मैंने पहले बात करी कि मैं सभी सेल से निकाल रहा हूं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। E2 यहां से फ्लो होगी, ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी है, आर्मी की गाड़ी है, माइंड में अज्यूम करके रखो कि है ना, I2 यानी कि एक आर्मी है, आर्मी की गाड़ी चल रही है, ए पर पहुंची, इधर से उसी तरफ से I1 भी आ रही है। अब ये दोनों दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये दुश्मन है अभी कि ये दोनों एक दूसरे के, नहीं मैं तो इधर जा रही हूं, मैं उधर जा रही हूं, तो ये दोनों, इन दोनों को ये टकराना नहीं है, क्योंकि एक सिंगल वे है, तो इनको रास्ता इधर दिखा तो ये दोनों एक दूसरे के पीछे चले गए, इधर चले गए। तो I1 वाली आर्मी भी इधर चली गई, I2 वाली भी इधर चली गई। तो बताओ यार ये करंट कितनी होनी चाहिए, जल्दी बोलिए। I1 + I2, I1 + I2। कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है क्या, यही KCL है क्या। ए जंक्शन पर इधर से I1 आ रही है, ए जंक्शन पर इधर से I2 आ रही है, और इधर कुछ करंट जानी थी, तो वो अकॉर्डिंग टू इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इनकमिंग टोटल कितनी है, I1 + I2। I1 + I2, तो आउटगोइंग भी कितनी होनी चाहिए, I1 + I2 + I2। तो इसका मतलब ये करंट हो गई I1 + I2। ये लगाया है हमने KCL, है ना, चाहे आप आर्मी वाले से समझे चाहे कैसे समझे, ए पॉइंट पर क्या अप्लाइड हुआ है, KCL जंक्शन पर, ठीक है। अब गई, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, in a selected branch, whatever current was being drawn, that same branch finally should get the same current। क्या लिखा मैंने, अगर कोई ब्रांच को सेलेक्ट किया और उसमें से कुछ करंट निकाली, तो फाइनली उसके अंदर जिस ब्रांच में से जो करंट निकाली थी, उस ब्रांच को वही करंट वापस मिलनी चाहिए, जो जहां से गया था वो वहीं पे वापस लौट के आना चाहिए। तो अब E1 सेल से कौन सी करंट निकली थी, I1। E2 से कौन सी निकली है, I2। तो इसका मतलब E2 के पास वापस पहुंचने वाली करंट क्या होनी चाहिए इसी ब्रांच में, ब्रांच, अच्छा ब्रांच कौन सी होगी, E2 वाले सेल के लिए ब्रांच का नाम बताइए जल्दी से मुझे। AFED। AFED है ना, समझ में आ गई ना, ब्रांच का मीनिंग क्लियर हो चुका है अच्छे से। ए और डी के बीच में ये एक वन ऑफ द ब्रांच जिसमें E2 आ रहा था, सॉरी। एक और ब्रांच जिसके अंदर E1 आ रहा है, वो ब्रांच का नाम बोलिए। ABCD। ABCD। तो इस ABCD वाली ब्रांच से कितनी करंट निकली है, I1। तो इसका मतलब इस ब्रांच में वापस कितनी करंट पहुंचनी चाहिए, I1। I1। डन। तो इसका मतलब
ये डी से जैसे ही इधर की तरफ शिफ्ट हो गए हम, ये देखो ये मैंने एक पाथ बना भी दिया ब्रांच का, तो डी से ई के अंदर ये जो करंट बना वो क्या होनी चाहिए? I2 I2। अगर I2 यहां पर टोटल करंट I1 प्लस I2 चल रही है और इधर मैंने बोला ये फर्स्ट ब्रांच में जा रही है, तो ये करंट क्या होनी चाहिए? I1 I1 क्या डी जंक्शन पॉइंट है क्या हमारा यहाँ? yes sir डी जंक्शन पे जंक्शन रूल केसीएल फॉलो हो रहा है क्या? देखिए, इनकमिंग I1 प्लस I2, आउटगोइंग I1 एंड I2। यस सर। क्या केसीएल फॉलो हो गया? सब कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया क्या? कितनों को समझ में आ गया? अब सेम डायग्राम के लिए अलग तरीके से भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक बार समझ लेते हैं, फिर अप्लाई आपकी इच्छा हो जैसा आप करेंगे। ये बना दिया, ये बना दिया। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी सिर्फ हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सिलेक्शन देख रहे हैं, वन बाय वन चीजों को समझेंगे भाई, है ना? बेसिक लेवल ए बी सी डी ई एफ ए, नामकरण संस्कार कंप्लीट। अभी पहला स्टेप आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, पहला स्टेप है नामकरण संस्कार करना, है ना? कोई भी नई चीज आती है तो सबसे पहले उसको नाम देना पड़ता है। नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है, बिना नाम के उसको आप बुला नहीं सकते, तो नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना नाम गुम जाएगा तो चेहरा बदल जाएगा। देखो यहाँ पर साहब, तो अब हम इसके अंदर दूसरे तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसी का सर नहीं, मैं तो या तो E1 से निकालूंगा या E2 से निकालूंगा, जिसकी जैसी श्रद्धा, है ना? तो श्रद्धा कपूर नहीं, जिसकी जैसी श्रद्धा, वो तो शक्ति कपूर की है बस अभी। तो E1 से मैं मान लो करंट निकाल रहा हूं साहब I। किसने कहा मैं I करंट निकाल रहा हूं साहब? दो ही तो सेल है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें से I करंट निकालूं, E2 से नहीं निकालूं, ठीक है? अब इसने कहा कि I निकाल दिया और इसने कहा कि भाई E2 से नहीं निकालना चाह रहा मैं, ठीक है? तो इसने कहा कि अब इसको A पर आई, तो A पर दो रास्ते दिखे, तो यार इसी को डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। अगर मेन करंट पूरे सर्किट की I करंट मान ली गई जो E1 से निकली, तो वो A जंक्शन पे जैसे आई इसको डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा दो पार्ट्स में, है ना? तो आर्मी आ रही है, आर्मी को दो रास्ते नजर आए, कुछ जने इधर जाओ, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर। आधे का मतलब 50% नहीं, जो भी उसका पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग। अब किसी ने कहा कि इधर मैं I2 करंट बोल देता हूं, E2 के रेस्पेक्ट में मैंने सिंपली जनरली I2 ले लिया, या आप चाहो तो इसको I1 बोल सकते हो, इसको I1 ही बोल देता हूं मैं, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इसमें I2 आ गई, I2 आ गई नहीं, I रखते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? I माइनस I2, क्योंकि टोटल करंट I थी। अच्छा, I माइनस I2 लिखना चाहिए कि I2 माइनस I लिखना चाहिए? बोलिए। I minus I2 इतना सबको समझ में आता है ना? किसी ने भूल से अनजाने में, नादानी में E2 माइनस I लिख दिया, I2 माइनस I लिख दिया। तो देखिए A पर अप्लाई करें अगर हम KCL, तो KCL के अंदर इनकमिंग वाली देखें, इनकमिंग करंट कौन सी है? तो इनकमिंग करंट है साहब सिर्फ I, और आउटगोइंग करंट कौन सी है? तो आउटगोइंग करंट अभी मैं अगर I2 माइनस I को मान लूं, I2 माइनस I को थोड़ी देर के लिए मान लिया, और I2, तो एक इधर जा रही है आउटगोइंग और एक इधर जा रही है, तो इस हिसाब से I2 प्लस I2 माइनस I, ये तो 2I2 माइनस I हो गया। क्या 2I2 माइनस I इज इक्वल टू I? I इज इक्वल टू 2I2 माइनस I? ऐसा तो है ही नहीं। ये ऐसा हो गया तो फिर तो भैया 2I2 0 हो गया, फिर तो I2 0 हो गया। इसका मतलब ये जो नादानी करी वो गलत थी, और उस नादानी से हम बच गए। इसका मतलब I माइनस I2 होना चाहिए, तो I माइनस I2 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहां लिखूं तो एक है I2 और एक है I माइनस I2। तो देखो I माइनस I2 लिखते ही क्या वापस से I करंट मिल गई क्या हमें? यस सर। इसका मतलब A पर जो भी हमने अप्लाई किया KCL के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, वो बिल्कुल सही कर दिया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए, क्योंकि यहां पर इधर ये चलने वाली है कौन सी? I माइनस I2। अब फिर से इसको जंक्शन दिखा, अब कंफ्यूज हो गए कि कौन सी करंट किधर जाएगी, ठीक है?
तो कौन सी करंट किधर जाएगी? कंफ्यूज नहीं होना। क्या होना है कि यार ब्रांच जिधर से जो करंट आई थी उस ब्रांच में वही करंट जाएगी। तो इधर आई जाएगी, इधर I2 आई थी तो इधर I2 आनी चाहिए। देखिए देखो डी पर सही लग गया क्या? केसीएल सही लग गया क्या? Yes, sir. फॉलो हो रहा है क्या? I माइनस I2 इनकमिंग थी और आउटगोइंग I और I2 है। सही हो रहा है Yes, क्या? sir. यस हो रहा है? No, sir. No, sir. फिर No, sir. No, sir. फिर I2 आएगी। तो ध्यान से देखो, ये नादानी हुई। नादानी हुई, नादानी क्या हुई कि मैंने करंट इधर बोल कर दी, अपने आप समझ में आएगा। अप्लाई द केसीएल एट डी, केसीएल पे अप्लाई किया तो यार I माइनस I2 शुड बी इक्वल टू I प्लस I2। ये तो गलत आ गया यार, I माइनस I2 हाउ कैन इट बी इक्वल टू? ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि भैया I इधर चली गई तो इसकी डायरेक्शन तो इधर होगी। क्यों होगी? I2 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, तो इधर से इस सर्किट में तो इधर से आई है ना I2। ये देखो ये आएगी, ये देखो। अच्छा, किसी को फिर से समझ में नहीं आया कि इधर से कैसे आ गई? तो भैया I माइनस I2 में से I इधर भेज दी तो बची कितनी, रिमेनिंग कितनी बची? कितना करंट बच गई जिसको इधर जाना चाहिए? तो ये बड़ी मेन करंट ही है, उसमें से ये चली गई तो I में से माइनस कर दिया I माइनस I2। बड़ी करंट तो सॉरी I थी, उसमें से इसका पोर्शन चल रहा था, बड़ी में से इसको माइनस कर दिया, I माइनस I प्लस I2 करंट चली गई। ठीक है, I2 करंट आनी चाहिए इसके अंदर, आनी चाहिए का मतलब, या फिर आप ऐसे करो इसको नेगेटिव की टर्म्स में दिखाएं तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो इसमें से इतनी चली गई तो I माइनस I2 में से माइनस I कर दिया मैंने तो I माइनस I2 माइनस I। देखना माइनस I2 का मतलब है कि आप जो सोच रहे थे वो माइनस I2 होनी चाहिए। अगर आपने एरो कर दिया है नीचे तो ये होनी चाहिए माइनस I2। और माइनस I2 का मतलब क्या है कि आपने करंट की डायरेक्शन अपोजिट ले रखी है। नेगेटिव करंट का मतलब है आपने डायरेक्शन अपोजिट ले ली। तो क्या कर दो, इसको सीधा कर दो, सीधा करते ही ये माइनस माइनस वापस प्लस बन गया और ये I2 हो गया। सर बोलो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कितनों को अच्छे से समझ में आ गया? तो अब आप लोगों को करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब करना है हमें, कहानी जो करनी है वो है लूप सिलेक्शन की, लूप सिलेक्शन की। तो अभी पहले अब ये क्योंकि बीच में बने हुए इनको एक बार फिर से रब कर देते हैं और एक साफ सुथरा डायग्राम बना लेते हैं, सेम डायग्राम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, E1 R1 कैपिटल R, R2 E2। ठीक, I1 और I2 दोनों में से निकाल रहा हूं भाई मैं करंट। I1 I2 I2 I1 I1 प्लस I2 I1 प्लस I2। सेम ब्रांच में इधर से I2 गई तो इधर I2 आनी चाहिए, इधर से I1 गई तो इधर से I1 मिलनी चाहिए। आप इधर से भी चेक कर सकते हो एरोस का, इधर से आई है तो फिर इधर अपोजिट से मतलब इधर से निकल रही है तो इधर से आनी चाहिए। इसमें इधर से ऊपर जा रही है तो इसमें नीचे आनी चाहिए, अगर इसमें नीचे आ रही होती तो इधर ऊपर जानी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा। लूप सिलेक्शन, अब लूप यहां पर आपको इस डायग्राम में टोटल कितने लूप पॉसिबल दिख रहे हैं अभी जल्दी बताइए? हाउ मेनी लूप्स? 3 लूप्स, है ना? वेरी गुड। सो जो लूप्स हैं वो आप या तो बोल सकते हो एक ए बी सी डी ए, है ना? एंटी क्लॉकवाइज में कोई बोलता तो इसको बोलता ए डी सी बी ए। दूसरा लूप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? A D A F E ए डी ई एफ ए क्लॉकवाइज में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में सेलेक्ट करना हो तो ए एफ ई डी ए। थर्ड लूप ए बी। अच्छा, कोई जरूरी नहीं आप ए से मानो, और सब लोग कि नहीं हर बार सर ए से करते हैं, ए से करना कंपलसरी नहीं, एफ से कर देते थे। चलो एफ ए बी सी डी ई एफ,
क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज लेता तो FEDC BAF, जहां से चलना है बस वहीं तक वापस पहुंचना है। अच्छा, तो अब क्या ये कोई रूल है क्या कि भाई अगर आपने पहले में क्लॉकवाइज कर लिया तो दूसरे में क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, तीसरे में भी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा? कोई रूल नहीं। आपकी इच्छा हो पहले को क्लॉकवाइज रखो, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखो, थर्ड को क्लॉकवाइज रखो। आपकी इच्छा हो दोनों को क्लॉकवाइज रखो, इसको थर्ड को एंटी क्लॉकवाइज रखो। आपकी इच्छा हो सभी को क्लॉकवाइज रखो, आपकी इच्छा हो सभी को एंटी, यानी कि जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा काम करना है। ठीक है, बोलो लूप सिलेक्शन कितनों को समझ में आ गया? देखिए अब लूप सिलेक्शन दे दिया साहब हमने, है ना? लूप सिलेक्शन कर लिया है। अब जल्दी से इसके अंदर हम पहले लूप की बात करते हैं, लूप 1, ABCDA, मतलब जनरल अच्छा लगता है ये वाला, थोड़ा सा इसको इधर ऊपर बना देते हैं, है ना? अब इसमें लूप ऐसे आपको दिखाने होते हैं, ऐसे ये एरोज वगैरह बनाने होते हैं ना, तो ये इसको आपने बोल दिया लूप 1, लूप 1। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया है। फिर से बोल रहा हूं कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा हो जैसे लूप सेलेक्ट कर लेना, डजंट मैटर। लूप 2, ठीक। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, R1, R2, E1, E2 वर गिवन, यू वर नॉट गिवन I1 एंड I2, तो आपके पास वेरिएबल 2 ही है, तो मिनिमम 2 इक्वेशन, तो जितने लूप होंगे उतनी इक्वेशंस तो बनेंगी सही आपके पास। ठीक है, तो उससे ज्यादा बन सकती है, थर्ड लूप कर लोगे तो भी, तो यानी कि 3 इक्वेशंस, 2 अननोन, तो आंसर तो आएगा ही, 2 से ही आ जाएगा आंसर। तो ABCD के अंदर अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के लिए अब रूल का जानना जरूरी है। अब हम ठहरते हैं, है ना, अब हम ठहरते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान क्या रखना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस क्लास के अंदर ये वाली सारी चीजें हो पाएंगी अभी, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में करें इस लूप को, मतलब इसके इन चीजों को। तो मैं ब्रीफ में अभी बताता हूं कि हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशंस के अंदर। पहले ये सारी चीजें मैं थोड़ी सी रब कर देता हूं और इनको वापस से स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब लूप ABCDA में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से पहले अब साइन कन्वेंशन, ध्यान रखिएगा किसी एक मेथड को फॉलो कीजिएगा। साइन कन्वेंशंस, या तो आप फॉलो करेंगे इस वाले रूल को, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं अभी, या आप फॉलो करेंगे इसको, किसी एक मेथड को आप फॉलो करेंगे। अगर इसको फॉलो करना है डेल्टा V 0, तो इसकी कंडीशंस क्या है जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, अगर आप लूप सिलेक्शन के अंदर जैसे लूप सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसको लूप को देखेंगे कैसे, ये एक पाथ ऐसे, ये ऐसे चल रहा है, 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 ये ऐसे चल रहा है। अब लूप सिलेक्शन के अंदर अगर आपको मिला कोई सेल, कोई रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टेंस की अभी कहानी नहीं, पहले सेल की, प्लस माइनस, और आप लूप आपका जैसे इसमें देखा ऐसे ही जा रहा है, यानी कि आप और करंट आपकी इसके अंदर इधर जा रही है, करंट जा रही है इधर, आप जा रहे हो इधर, तो सेल के अंदर करंट से कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे भी करंट जाए डजंट मैटर। आप इधर से इधर जा रहे हो, तो अब आप खुद देखो आप किधर से किधर जा रहे हो, हायर टू लोअर, पोटेंशियल में हो गया ड्रॉप। अगर ये वाला मैं मेथड फॉलो कर रहा हूं तो पोटेंशियल में हो चुका है ड्रॉप, हायर टू लोअर जा रहे हो तो एक तरह से आप क्या कर रहे होते, VL माइनस VH कर रहे होते, तो आंसर बोलो पॉजिटिव आता कि नेगेटिव आता? नेगेटिव। नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन में ये जो E1 है, E1 को लोगे आप नेगेटिव, क्या लेना है, माइनस E1। बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी तरह से अगर आपके सिलेक्शन के अंदर आपका पाथ चलते चलते पाथ ये बन गया, यानी कि ये लूप वाला पाथ है ना, पाथ ऑफ लूप, लूप का पाथ ऐसे चल रहा है, मोशन आपकी ऐसे चल रही है ना, पाथ ऑफ लूप ये वाली। अब इसके अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बताओ इसमें किधर से किधर गए हैं हम? लोअर टू लोअर से हायर। हायर, लोअर से हायर चले गए, तो गेन मिलेगा
कि लॉस मिलेगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो Gain. आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। गेन लॉस नहीं समझ Positive. में आ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या करें, हायर माइनस लोअर कर रहे हैं तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? Positive. पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा क्या E2 के अंदर यही फॉलो हो रहा है? देखो यहाँ पर ये पाथ यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है इसके अंदर, तो ये E2 का आंसर, E2 लिखते टाइम मैं क्या लिखूंगा? पॉजिटिव, यानी कि जो भी मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ वो प्लस E2 रहेगा। अगर मेरे इस तरह का कुछ आ गया तो ये समझ में आ गया क्या सभी को?